सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमहूर में आज बात करेंगे टिकटॉक पर मुनफरिद वीडियोस बनाने में एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। मीरपुर खास का रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 20 बरस से ज़बो-हाली का शिकार। इसके अलावा आपको दिखाएंगे लाहौर की जेल के मनाजिर, जिसमें होगी कैदियों की हालत ज़ार पर बात, और शेखुपुरा का हिरन मीनार, जहां सयाह खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम अपने प्रोग्राम में सोशल मीडिया ऐप के हवाले से बात करेंगे। हमारी नौजवान नस्ल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। नौजवान वीडियोस बनाने के दौरान ऐसा अमल कर गुजरते हैं जो किसी न किसी हादसे का सबब बनता है। ऐसे कई वाक़यात हैं जिसमें नौजवान अपनी जानों से भी हाथ धो चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जो कि कराची के इलाके लियाकताबाद में पेश आया, जहाँ दोस्त के हाथों अब्दुल्ला नामी नौजवान मारा गया। नौजवान का कत्ल किस तरह हुआ, पुलिस ने किस तरह तफ्तीश की और मुलजिम को गिरफ्तार किया, ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए हमने शहरियों, मकतूल के अहल खाना और आला पुलिस अफसर से बात करेंगे और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं उस बच्चे के घर जो कि नागहानी मौत का शिकार हुआ। आइए उनकी फैमिली से बात करते हैं। और हम इनसे जानते हैं कि जुमे का रोज़ था, अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ने के लिए घर से गया, उसके बाद वो कहाँ गया, इनको इस बारे में इल्म था कि वो वीडियो बनाने के लिए कॉल सेंटर जा रहा है। तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आंटी, आपका बेटा अब्दुल्ला घर से निकला, उसके बाद क्या आपको बताया था, फिर क्या उसकी एक्टिविटी थी, किस तरह से आपको इस हादसे का इल्म हुआ? हादसे का मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे रूह की गहराइयों ने, मेरे दिल ने मुझे झंझोड़ा है, आप यकीन माने। शायद वो लम्हात वो थे कि मैं बयान नहीं कर सकती मेरे दिल पे क्या बीत रही थी। मेरी बड़ी बेटी से पूछें आप, मैं उसको कह रही थी, हिबा अब्दुल्ला तो मेरा हाथ देखो, दिल रख के, हाथ रख के, वो हाथ रख के देख रही, मेरा दिल धड़क रहा। मम्मा आपको क्या हो रहा है, मम्मा आपको क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अंदर गई हूँ, लास्ट टाइम में इनसे बोल के गई हूँ, ये कुरान पढ़ रहे थे। मैंने इनको कहा नोमी मैं जा रही हूँ। ये कह रहे कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा अब्दुल्ला को ढूंढने। कह रहे नहीं आ जाएगा। मैंने कहा नोमी मेरे अब्दुल्ला को कुछ हो गया है, मेरे अब्दुल्ला को कुछ हो गया नोमी, तुम लोग नहीं समझ रहे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। इन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा तुम नहीं जाओ, तुम बाप हो, नहीं जाओ, मैं जाऊँगी। मैं भागती हुई, चीखते रहे मेरे पे, मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मैं भागती हुई चली गई हूँ घर छोड़ के मैं कोचिंग गई हूँ। कोचिंग जाके मैंने मालूमात करी, वहाँ पे भी वो नहीं था। उन्होंने कहा नहीं वहाँ पे नहीं। मुझे कह रही आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं, क्यों इतनी परेशान हो रही है? मैंने कहा मेरा बच्चा पढ़ने के लिए नमाज़ पढ़ने गया था, जबकि मुझे आयशा ने रिटर्न ऊपर बुलाया है। कह रही मम्मा आ जाए, मैं फिर घूमी हूँ। मैंने कहा शायद उसका फ़ोन आ गया। मैंने कहा फ़ोन आ गया उसका? कह रही है नहीं वो कोचिंग में है भाई। मैंने कहा फ़ोन आया? कह रही है नहीं। मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा कोचिंग में नहीं है। मैं दिल की तसल्ली के लिए सबको छोड़ के भाग गई हूँ, अकेली चली गई। मैं पीछे आयशा आई है, कोचिंग गई हूँ, वहाँ पे मेरा बच्चा नहीं। उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा मिस आप टेंशन नहीं लें, आ जाएगा आपका बच्चा। मैंने कहा आ तो जाएगा, बस आप दुआ करना मेरा अब्दुल्ला आ जाए बस। आप यकीन माने, आप चाहें तो उनके टीचरों से पूछें जाके। मैं क्या आपको वाक़या बयान करूँ। उसके बाद मैं निकली हूँ कॉल सेंटर के लिए। मैंने कहा वहाँ चल के देखूँ। वहाँ जब मैं गली में एंटर ही हुई हूँ ना खाली, तो मुझे एक मोबाइल नज़र आई। मैं थोड़ी स्लो ही थी, आराम से, क्योंकि हाँप गई थी भाग के। नहीं था मुझे, आप यकीन माने, कौन मुझे देख रहा है कौन मुझे नहीं देख रहा। मैं अपने बच्चे की ममता में उसके स्त्री पर मजबूर हो गई थी। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं रोड पे भाग रही थी अपने बच्चे के लिए। जब मैं गई हूँ, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। जब मैं एक पुलिस की गाड़ी से ऐसे मुड़ी तो वहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, अवामी, मीडिया वाले क्या, इन्वेस्टिगेशन वाले क्या, सब वहाँ पे आए हुए थे। मैं भागती गई। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। मैं पूछ रही हूँ सबसे कि क्या हो गया, कोई भी मुझे कुछ नहीं बता रहा।
मैं कॉल सेंटर के दरवाजे की तरफ गई। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? तो एक बच्चे ने बोला कॉल सेंटर। मैंने कहा मैं भागी हूँ, आप यकीन माने इतना रश सबको हटा हटा के भागी हूँ। एक पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? मेरा बच्चा उस रूम के अंदर से, कॉल सेंटर के अंदर से ऐसे निकल रहा था। वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो इधर खड़े हुए थे। मेरा इबाद ऐसे आया है। मैंने कहा इबाद क्या हुआ? मैंने कहा, कह रहा मम्मा कुछ नहीं हुआ कुछ। मैंने कहा भाई क्या हो गया मुझे बता दें। उन्होंने छूटते ही बोला वो आपका बच्चा था। मैंने कहा क्या मतलब मेरा बच्चा था? मुझे 3 दिन से आगाही हो रही थी, यकीन माने 3 दिन से मुझे यही आगाही हो रही थी मेरा बच्चा कुछ होने वाला है, इसके साथ कुछ होने वाला है। पता नहीं अल्लाह मुझे क्यों छोड़ दिया, बच्चा चला गया। उसके बाद देख रही हूँ इबाद ऐसे आया है, वो चीपा वाले मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेचर पे लेकर आए, फिर मैं पीछे पीछे भागी उनके। उन्होंने एम्बुलेंस में उसको डाला है, अंदर नहीं जाने दे रहे। नहीं नहीं, मैंने कहा अरे क्या मेरी औलाद है, मैंने पैदा किया है, मैं क्या करूँगी? मेरा बच्चा, इसको क्या हो गया? सब भूल जाती हूँ, वो नहीं भूल पा रही। बस मैंने उसका पैर चूमे, अपने बच्चे के पैर चूमे, मेरे मुँह आता देखा उसका, यहाँ से उसके खून आ रहा। मुझे नहीं पता उसको गोली लगी, मैं समझ रही थी, मेरा दिल कह रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा दिल कह रहा था। मैं वहाँ पे भी यही समझ रही हूँ शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसको यहाँ पर लेकर आए। मैं आयशा से बात करती हुई जा रही हूँ, पूछिएगा आप उस बच्ची से कि मैं उससे रास्ते में क्या कहती जा रही हूँ। मैंने कहा तुम आयशा देखना अभी कॉल सेंटर चल के ना इबाद भाई होगा ना एहसन भाई होगा। कह रही है क्यों? मैंने कहा मेरे अब्दुल्ला को कुछ हुआ है, उसका आप क्या समझती कि वो आपके इल्म में था कि वो वीडियोस वगैरह बनाता था इस तरह से? जी जी, वो टिकटॉक का बहुत शौकीन था और माशाल्लाह जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे अल्लाह पाक उसका इतना प्यारा मेरा बच्चा होता जा रहा था। माशाल्लाह दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा था, बड़ा हो रहा था, ऐसा चौड़ा चौड़ा सा। देख देख के हम रश खाते थे, उसको शायद हमारी भी नज़र लग गई। हम कहते थे माशाल्लाह कि कितना प्यारा होता जा रहा है, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं इतना प्यारा मेरा बच्चा होता जा रहा है। मकतूल अब्दुल्ला की वालिदा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला के वालिद मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया था। मुकदमा दर्ज हुआ, अब्दुल्ला का दोस्त हिरासत में लिया गया, गिरफ़्तार हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है, इस बारे में हम बात करते हैं। महमूद साहब हैं जो कि अब्दुल्ला के वालिद हैं, इनसे पूछे सर क्या सारा वाक़या था, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या हकीकत अब सामने आई है? हाँ, वीडियो बनाते हुए जो है वो वीडियो जो है वो मेरे ख्याल में थाने के पास ही है अभी, कि वो वीडियो बाहर नहीं लीक हुई है क्योंकि वो उनके मोबाइल में ही है और मोबाइल जो है वो पुलिस की रिकवरी में है, जिसमें वो पहली वीडियो जो है अब्दुल्ला ने बनाई है, जिसमें मैगज़ीन भी निकला हुआ है और पिस्टल खाली है, उसने चैम्बर मारा है। ये तो पुलिस भी बता रही है कि मतलब उसमें उस वक्त गोली नहीं थी। अब मुलजिम का जो बयान है वो उसका ये कहना है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें वो जिस सफ़ाकी से बात करते हुए उसमें कहीं निदामत और वो तो नज़र नहीं आ रही किसी को भी। एक होता है बंदा कि गलती में निदामत में वो रोता है कि मेरे से गलती हुई है, उसने कोई ऐसी बात नहीं करी। उसने कहा कि वो बयान, अब ज़ाहिर है वो सरफराज जो है मुलजिम, उसकी बात पे कौन यकीन करेगा, क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए वो सारा मलबा जो है मरने वाले पे डालेगा, मरने वाला तो है ही नहीं कि वो कुछ बता पाए। तो उसने यही बोला है कि उसने चैम्बर करके दिया है मेरे को और फिर मैगज़ीन निकाल दिया था मैंने, और मतलब वो तो गोली तो चढ़ गई मैगज़ीन में। फिर वो उसके पास वो कहता है कि मैंने ट्रैगर दबाया है, ट्रैगर भी उसके कहने पे दबाया है, यानी वो अपनी मौत को कैसे कोई मतलब यकीन कर लेगा कि ये वाकई उसके कहने पे हुआ है। वो कोई उसकी वीडियो नहीं है। लेकिन दूसरी वीडियो जो है वो सरफराज की बनी है, पहली अब्दुल्ला की बनी है, तो वो दूसरी वीडियो में वो शूट हुआ है। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल्ला के वालिद की और उनका कहना है कि ये हादसा है या एक कत्ल की वारदात है। इस बारे में पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का भी यही कहना है कि जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद मुलजिम
जो कि सरफराज है वो उस घर में जो ज़ख्मी होने वाला अब्दुल्ला था उसको वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल गया, ना कि उसने किसी को इस बारे में इत्तला दी, ना ही किसी को आगाह किया। मुलजिम अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला के जो कत्ल के बाद सरफराज जो है वो वहाँ से निकलने के बाद कोचिंग सेंटर गया। कोचिंग सेंटर में उसने क्लास हासिल की, 1.5 घंटे की क्लास लेने के बाद उसके बाद वो अपने घर पहुँचा। जो अपने कपड़े थे, जो खून आलूद कपड़े थे, उनको धोया और फिर कपड़े और हुलिया अपना बदल के वहाँ पर वो बैठ गया। पुलिस ने 2 से 3 घंटे के अंदर इस केस का मामला हल करके उसे गिरफ़्तार किया है। तफ्तीश इस वक्त जारी है। सुपरमार्केट इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनका कहना है कि कत्ल है या ये इत्तफाक़ी हादसा है, इस बारे में तहकीकात की जा रही है। अब हम कोशिश करते हैं जो SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल हैं ज़ीशान शफीक, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, 17 मई को पेश आने वाला वो हादसा जो कि लियाकताबाद के इलाके में पेश आया, जो कि कॉल सेंटर में फायरिंग से मकतूल अब्दुल्ला जाँ बाग हुआ। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, चंद ही घंटों में पुलिस ने उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया। क्या वो टेक्निकल चीज़ें जो CCTV फुटेजेस थी पुलिस को मिली, अगर वो ना मिलती तो या क्या मुलजिम इतनी जल्दी गिरफ़्तार हो सकता था, इस हवाले से जानने के लिए हम मौजूद हैं SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि वारदात हुई, एक इंसिडेंट हुआ कि वीडियो बनाने के दौरान ये हादसा पेश आया, किस तरह से मुलजिम की गिरफ़्तारी इतनी जल्दी अमल में आई और ये किस तरह से साबित हो सका कि वो वीडियो ही बनाने का मामला था या कोई और हादसे का इसमें देखा आपने? जी बिल्कुल, ये पुलिस को रिपोर्ट हुआ कि कॉल सेंटर में एक डेड बॉडी पड़ी है। अब्दुल्ला लड़का है जिसकी उम्र कोई 16-17 साल है। तो पुलिस वहाँ मौके में पहुँची तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और उसको एक गोली चेहरे में लगी हुई थी और पिस्टल मौके से मौजूद था। तो मज़ीद उस वक्त कॉल सेंटर में 1-2 लोग थे जिन्होंने पुलिस को बताया। तो पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। ज़ाहिर है हमें इनिशियली सुसाइड का भी था कि हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन हमें पता चला कि वेपन जो है वो जो मालिक हैं कॉल सेंटर के हारिस, उनका है। तो हम उसको ले आए। उसने बताया कि जी वेपन मेरा यहाँ ड्रॉर में पड़ा होता है और मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, जो कि लाइसेंस्ड वेपन है। तो फिर हमने सोचा कि आखिर क्या वजह थी कि ये वेपन कैसे निकला, और ज़ाहिर है हम फिर CCTV और टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश कर रहे थे। तो CCTV में हमने देखा कि एक लड़का जो इनका दोस्त ही है सरफराज, वो उसमें आते जाते नज़र आता है CCTV में। फिर हमने सरफराज को जब इन्वेस्टिगेशन में उसे ज्वाइन कराया, उससे पूछा तो शुरू में तो नहीं बता रहा था वो, और फिर बाद में उसने पुलिस को सारी स्टोरी बताई कि किस तरह से उन्होंने ये टिकटॉक बना रहे थे एक दूसरे की, और उनको ये आया कि क्यों ना इस वेपन को हम इस्तेमाल करें टिकटॉक में पोस्ट करने के लिए। तो उसी दौरान जब ये टिकटॉक बना रहा था अब्दुल्ला की और अब्दुल्ला फिर इसकी बना रहा था, तो उसमें जब इसने वेपन का मैगज़ीन निकाला हुआ था लेकिन चेम्बर में गोली थी, जो इसको आइडिया नहीं था इनको कि वेपन हैंडलिंग क्या होती है। और फिर जब इसने वेपन को पॉइंट किया है इसकी तरफ, अब्दुल्ला की तरफ, तो इससे फ़ायर हो गया, जो कि इसको आइडिया नहीं था कि पिस्तौल में गोली है, और उसमें जो है अब्दुल्ला की डेथ हो गई। तो ये हमें जो है सोचना चाहिए माशरे में कि हम क्या इसमें बेहतरी कर सकते हैं इसमें, और सोशल मीडिया को देखभाल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूथ हैं या जवान हैं उनकी जानों का नुकसान हो रहा है इसमें। जी बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से ये हादसा पेश आया, वालदैन पे क्या गुज़री, घर वालों पे क्या गुज़री इस हादसे के बाद। पुलिस ने किस तरह से चंद ही घंटों में इस मुलजिम को गिरफ़्तार करके इस केस की जो गुत्थी थी उसको सुलझा दिया। अगर वो CCTV फुटेजेस और टेक्निकल बुनियादों पर जो काम पुलिस की जानिब से फ़ौरी तौर पे किया गया वो नहीं होता तो शायद ये केस एक ब्लाइंड मर्डर के तौर पे अब तक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता। बहरहाल जो एप्लीकेशन के हवाले से सिलसिला रहा कि मुख्तलिफ नए तरीक़ों से लोग अपनी वीडियोज़ बनाने और जल्द ही शोहरत हासिल करने के चक्कर में इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं कि वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो बोल जमूर में मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। वेलकम बैक। आज मैं मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार की यूथ के दरमियान। हमारी कौमी और सूबाई असम्बली में 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज में मुंतखब होने वाले अराकीन से
ये जो असम्बलियाँ हैं वो वजूद पा चुकी हैं, तमाम नुमाइंदगान ने अपनी नशिस्तें संभाल ली हैं। इसके बाद जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं इसमें डिबेट्स के सिलसिले जारी हैं और गुज़श्ता कई सालों तक हम देखें, हिस्ट्री देखें तो ये डिबेट्स चलती आ रही हैं। इन डिबेट्स में ये अपना मौक़िफ़ भी पेश करते हैं, ये एक दूसरे को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी धरते हैं। और तारीख़ में हमने कई दफ़ा देखा है कि हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली मछली मंडी का एक जो मंजर है वो पेश कर रही होती हैं। आज हम अपने यूथ से जानेंगे कि इनकी ये जो डिबेट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, ये इन पर क्या असरात रखती हैं, क्या ये डिबेट्स हमारी यूथ के लिए, आने वाली यूथ के लिए और उनके फ्यूचर के लिए मुफीद हैं या नहीं, ये डिबेट्स होनी चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं यूथ से। मैं इस वक्त यूथ के दरमियान मौजूद हूँ, आइए इनसे जानते हैं कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में मुंतखब होकर आते हैं, वो आने के बाद मुख्तलिफ डिबेट्स करते हैं और कौमी असम्बली में आप देख रहे होंगे कि डिबेट शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। आपको क्या लगता है ये जो डिबेट शुरू करते हैं ये आपके हकूक़ के लिए है, इनको इस तरह से करना चाहिए या आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरी राय यही है कि पहले तो आते नहीं हैं वहाँ पे, और जब आ जाते हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं। सही हो गया। और जो लॉज बनाने चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सेलेक्ट हो गए आते हैं तो असम्बली में अपने ही मफादात की बात कर रहे हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर्स से वो ये है कि पॉलिटिकल वेंजेस को अब साइड पे रख के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखें कि अब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जब आते हैं पॉलिटिक्स में या फिर वो जब भी अपना मैंडेट सामने रखते हैं तो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। तो जब असम्बली के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनका काम है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करें। हाँ, वो जाके स्पीचेस ज़रूर कर सकते हैं लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज तक हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हमने ये चीज़ नहीं देखी है कि यार कोई बंदा है उसने जो हमारे साथ वादे किए हैं, जो उसने हमारे साथ बातें की हैं, वो उसके ऊपर पूरा होता रहा, उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। जब तक इनकी आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचे इससे। सबसे पहले तो ये कि ये लोग जो डिबेट्स करते हैं उसमें ये लोग आम आवाम की बात तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वोट लेके आए होते हैं तो बात नहीं करेंगे तो लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे। लेकिन जो लोग हैं जो पढ़े लिखे आवाम हैं, जो कि इकॉनमी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जो कि बजट को पढ़ते हैं, जो कि सारी चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो बातों में अब नहीं आते, उन्हें अब इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। जो ये प्लान बनाते हैं, अगर ये हमारा बजट बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो अगर ये पंजाब के लिए पैसा ले रहे हैं तो पंजाब के ऊपर लगाएं भी। ये नहीं कि आप 1 करोड़ लगाएं और जो है ना 1 अरब बताएं। एक तो इनका ये है। सेकेंडली ये कि जो हमारे दूसरे फ्यूडल एरियाज़ हैं और जो हमारा बलोचिस्तान इस टाइम सफ़र कर रहा है और जो हमारा फाटा के एरियाज़ हैं, उनके लिए ये लोग कुछ भी नहीं करते कि वो अपनी बातें शुरू कर देते हैं, उसमें अपने ईगो पे आ जाते हैं और इसने मुझे ये क्यों कहा, और वो सिर्फ इसी वजह से ही करते हैं जो मुझे लग रहा है कि ताकि अपनी हमारी पब्लिक फिगर जो है वो ख़राब ना हो, उसकी वजह से हमारे वोट्स पे इम्पेक्ट ना हो, हमारी बस सीट रिज़र्व रहे, बस उसको डिफेंड करने के लिए ही अपना वो सारा डिबेट करते हैं, वो ये करते हैं। और मेन जो उसका जो काम है पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाना है, और हम जिन कैंडिडेट ने हमें चुन के इधर पहुँचाया है उनकी बात पहुँचानी है, वो काम नहीं कर रहे। एक बेंच पे बैठ के ये लोग एक हल निकाले, पाकिस्तान को आगे बढ़ाए ताकि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है ये तरक्की करे। देखा जा सकता है कि जब से नई पार्लियामेंट बनी है 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हुआ है उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। क्योंकि एक कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया है, दूसरा कह रहा है हमने मैंडेट नहीं चोरी किया, और यही बातें कह रहे हैं कि भाई आप इमरान खान को रिहा करो, आप नवाज शरीफ को रिहा करो, इनके ये दोनों चोर हैं, इस तरह की बातें हो रही। इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप देखें 8 फरवरी 2024 से पहले जब इंतखाबात नहीं हुए थे तो किसी ने कहा था मैं इतने यूनिट फ्री बिजली दूंगा, किसी ने कहा था मैं पेट्रोल फ्री करके दूंगा, किसी ने क्या कहा, किसी ने आज देखें आज एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ जो है उस पर टैक्स लगा के उसे ऊपर कर दिया जाता है, उसका रेट ऊपर कर दिया जाता है। अगर आप इधर भी देख लें कि अभी जो रिसेंटली आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ रोटी के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। इनको चाहिए कि एक बेंच पे बैठे हुकूमत के साथ, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन के साथ बैठे और कोई सोल्यूशन निकाले जिससे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और आवाम के लिए कुछ रिलीफ पैकेज मिले। इनकी डिबेट्स नहीं होती, इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और छोटी छोटी चिपकलिश होती है, और वो भी मेरे ख्याल से इनकी जो है इन हाउस तक ही होती है। बाहर जाके ये सब इकट्ठे मिलजुल के बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बात की यूथ से और जाना कि पार्लियामेंट में बैठे मुंतखब अरकान हमारे वोट से मुंतखब होकर वहाँ जाते हैं और वहाँ जो डिबेट करते हैं उसमें वो आवाम के हकूक़ के लिए बात करते हैं या नहीं, और जो यूथ ने कहा वो आपके सामने है। वेलकम बैक।
जमहूर में आज हम आपको बताएंगे लाहौर के खानों के बारे में। लाहौर के खाने दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं और आज हम इस वक्त बादशाही मस्जिद की फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं शाम के औकात में खाना खाने आती हैं, खाने को एंजॉय करती हैं और यहाँ के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ के रवायती खाने हैं उनसे महजूज़ होते हैं। आइए चलते हैं इस फूड स्ट्रीट में और जानते हैं लोगों से कि वो क्या पसंद करते हैं, देसी फूड पसंद करते हैं या फिर फास्ट फूड पसंद करते हैं। आइए चलते हैं लोगों के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं फूड स्ट्रीट में ही और यहाँ पर ये दोस्त कुछ आए हैं और गुजरात से खाना खाने आए हैं। लाहौर का खाना खाने दुनिया भर से लोग जो हैं वो लाहौर का रुख करते हैं, इस फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं और ये पाकिस्तान से भी ज़ाहिर बात है लोग आते हैं यहाँ खाना खाने स्पेशल। और ये कुछ दोस्त हैं जो गुजरात से स्पेशल प्लान करके आए हैं लाहौर का खाना खाने। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें खाने में क्या पसंद है देसी और इन्होंने क्या ऑर्डर किया और वाकई लाहौर का खाना अपनी मिसाल आप है या बात ही बनी हुई है। भैया बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और आपने खाने में क्या ऑर्डर किया? अस्सलाम वालेकुम, हम गुजरात से आए हैं और हमने मखनी हांडी ऑर्डर किया है और हम सब खा रहे हैं, बहुत इंजॉय किया है और इंशाल्लाह फिर आएंगे। खाने का टेस्ट है? जी बहुत टेस्ट, बड़ा टेस्ट। आप बताइएगा भैया। अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है। देसी खाना मज़ा आया? पैसे पूरे हो गए? पैसे पूरे हो गए। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो लाहौर के खानों को कैसे एंजॉय करते हैं और इनका क्या पसंदीदा खाना है और इन्होंने क्या ऑर्डर किया और उसका टेस्ट कैसा था। जी बताइएगा। कौरमा लिया, नान थे, वो कबाब थे, तिक्के थे, लेकिन ठीक है रेट बहुत अच्छा मुनासिब था काम और जायका बहुत अच्छा है। अच्छा ये भी है कि लाहौरी जो है उनके दस्तरखान में उनके खाने में नान लाजमी शामिल होता है। नान तो थे, नान का मज़ा है ज़्यादा इधर, नान के बगैर तो फिर किससे खाए हम बहुत ज़्यादा। बच्चों के इनकी बर्थडे है आज, इसलिए आए थे हम लोग इधर। बेटा आपको आपकी बर्थडे है, आपने क्या आपको खाने पसंद है? कौरमा। लेकिन बच्चे तो जो है वो फास्ट फूड पसंद करते हैं, आपने देसी खाने को प्रेफर किया? देसी खाने पसंद है आपको? पिज़्ज़ा बर्गर नहीं पसंद? नहीं। देसी खाने में क्या पसंद है? कौरमा, बिरयानी, कबाब, बोटी। जी बिल्कुल, ये आपने बच्चों की राय सुनी, इस फैमिली की राय सुनी। उनका कहना है कि हमें देसी खाने पसंद हैं और ये देसी खानों को खाने हम इस फूड स्ट्रीट आते हैं और एंजॉय करते हैं। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और लाहौर के देसी खानों में इन्हें क्या क्या पसंद है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम जोहर टाउन से आए हैं। अच्छा, तो क्या पसंद करते हैं लाहौरी खानों में? यहाँ जितनी चीज़ें बनती हैं तमाम अच्छी हैं और स्पेशली कबाब और इनकी जो हांडी होती है वो बहुत अच्छी होती है। सर आपको क्या पसंद है खाने में? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जंग से आया हूँ। अच्छा। ये हवेली में पहली दफ़ा हम जा रहे हैं। सुना तो है कि बहुत अच्छा खाना होता है, टेस्ट भी और इनका स्टैंडर्ड भी अच्छा है। आप देखते हैं। फूड स्ट्रीट में ही मौजूद हैं और जैसा कि हमने पहले कहा था कि लाहौर के खाने लोकल्स टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल लोग भी स्पेशल लाहौर का खाना खाने आते हैं। और हमारे साथ कुछ ममालिक के यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ की फूड स्ट्रीट को एंजॉय कर रहे हैं। तखमीना हमारे साथ हैं, ये ताजिकिस्तान से आई हैं और इनसे जानते हैं कि ये लाहौर के खानों के बारे में क्या राय रखती हैं। तखमीना, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट लाहौर फूड? Oh, it's amazing. I'm not the first time here, and frankly speaking, every time I'm not here, I'm missing Lahore food. And therefore, we came here today for dinner with the invite of our friends from Lahore, and it's delicious. I recommend to everyone to try it at least once in a while. We tried chicken barbecue, chicken kebab, and there is also Mughlai chicken. And lassi, salty lassi is my special. जी बिल्कुल, तखमीना की जो पसंदीदा नमकीन लस्सी है वो कह रही है मेरी नमकीन लस्सी पसंद है। उन्हें बारबेक्यू पसंद है, उन्हें इसके साथ साथ जो है चिकन कढ़ाई पसंद है। ऑस्ट्रेलिया से क्लैन हमारे साथ हैं। क्लैन, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट लाहौरी देसी फूड? Oh, it's great. The lamb's fantastic, but it's not just the food. The atmosphere is great. The view, the scenes are wonderful. So it's a great experience all around. And what's your favorite dish?
I actually love the bread best of all when I come here. It's fantastic. जी बिल्कुल, क्लैन का कहना है कि ना सिर्फ खाना बल्कि यहाँ का माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है, जिस खाने के साथ साथ जो है हम यहाँ के माहौल से भी माहौल को भी इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पे फ्रेंडली लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हकीकी मानों में ज़िंदा दिलाने लाहौर है यहाँ पे। जी बिल्कुल, कुछ इंटरनेशनल, जैसे हमने आपको बताया था कि इस फूड स्ट्रीट में इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं स्पेशली लाहौर के खानों का मज़ा लेने। तो जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं वो भी जब पाकिस्तान वापस आते हैं, लाहौर आते हैं, तो स्पेशली फूड स्ट्रीट्स को विज़िट लाजमी करते हैं। इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेन से आए हैं और आज स्पेशली लाहौर के खानों को एंजॉय करने आए हैं। बताइएगा, लाहौर के खाने बाहर आपको याद तो आते होंगे? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? आप ठीक है? बिल्कुल याद आते हैं, क्योंकि हम बैरून मुल्क रहते हैं, वहाँ पर हमें खाने फराम नहीं होते और जायका भी नहीं होता महसूस, जिस वजह से हम यहाँ पर आके अपने खानों का लुत्फ़ उठाते हैं। तो लाहौर के खानों में आपको क्या पसंद है? मुझे यहाँ की बिरयानी पसंद है बहुत ज़्यादा, और मुझे चिकन टिक्का बहुत पसंद है, और बाकी भी काफ़ी वैरायटी मुझे यहाँ की पसंद है। और स्पेशली मुझे यहाँ पर रेकमेंड किया, फ्रेंड्स भी कहते हैं कि जब आप पाकिस्तान जाते हो तो स्पेशली लाहौर के खाने ट्राई करो, वो बहुत अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब हम वापस जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, स्पेन जाता हूँ, तो दोस्त ये लाजमी कहते हैं कि यार जब लाहौर जाओ तो फूड स्ट्रीट लाजमी विज़िट करो, वहाँ के खानों से ज़रूर आप महजूज़ हो। हाँ जी, लाहौर के खाने बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे यहाँ हवेली हो गया, इनका खाना जो है ना बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ यहाँ हमारे आने का ये है, खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इसका व्यू है ना सबसे ऊपर छत पे, वहाँ से बादशाही मस्जिद और शाही किले का जो व्यू है वो एक समझ लें कि आप के पैसे पूरे हो जाते हैं। पैसे पूरे हो जाते हैं। मतलब लाहौर के खाने में आपको क्या पसंद है? लाहौर में ज़्यादातर आपको पता चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई वगैरह होता है, या बिरयानी या बारबेक्यू वगैरह, बारबेक्यू ज़्यादातर पसंद है। जी बिल्कुल, आपने जाना इनसे कि ये कह रहे हैं कि हमें चिकन कढ़ाई बारबेक्यू बहुत पसंद है, और लाहौर में रहने वाले अक्सर बारबेक्यू और चिकन कढ़ाई को ही तरजीह देते हैं। लाहौर के खाने बहुत पॉपुलर हैं और ज़िंदा दिल लोग भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ का नाश्ता बहुत मज़ेदार होता है, पाई होते हैं बहुत मज़ेदार, भोंग भाई लोग शौक़ से खाते हैं, और चने बड़े शौक़ से खाते हैं, चने बड़े मज़ेदार होते हैं। और हम भी यहाँ मौसम इंजॉय करने आए हैं, बहुत मज़ेदार मौसम है, और यहाँ फूड स्ट्रीट आए हैं खाना खाने के लिए। हमारी छोटी बहन ने हमें इनवाइट किया है। जी बिल्कुल, आपने इनकी राय सुनी कि लाहौर के खाने हमें पसंद हैं, और फैमिली गेट टुगेदर में हम बाहर आते हैं और लाहौर के खानों से जो है वो हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौरिये जो है अपनी आमदनी का 40% अपने खाने पे खर्च करते हैं। इस वक्त हम फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और एक रेस्टोरेंट के मैनेजर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार एजाज़। इनसे जानते हैं कि ये फ़ूड इंडस्ट्री से एक अरसे से मुंसलिक हैं और इनको कैसा लगा लाहौर के खानों के बारे में, ये सर्व करते हैं पब्लिक को। क्या कहेंगे सरदार साहब, लोकल इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेशली लाहौर आते हैं खाना खाने, लाहौर के खाने में ऐसी क्या ख़ास वजह है? सर पहले तो मैं आपको बताऊँ कि 14 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, और अगर फूड की बात करेंगे तो लाहौर में, और फिर जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे टिपिकल देसी फूड है। आप पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान घूम लें, ऐसा फूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल देसी फूड चलता है, मुगलाई फूड चलता है। यहाँ पर ऊपर ओपन एयर है, हमारा हर एक रेस्टोरेंट का ओपन एयर बना, वहाँ से व्यू वगैरह लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, और बाहर का टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें वाल सिटी और इन्वॉल्व हो जाए ना, इस जगह को थोड़ा सा और लुक आफ्टर करे ना, तो इस जैसी जगह पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे नहीं होगी। अगर आप ऊपर हमारे रूफ टॉपों का विज़िट करें ना, वहाँ पे खड़े होके आपको मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मौज, हजूरी बाग, हर एक व्यू बिल्कुल बड़ा मज़े की सीनरी ऊपर से बनती है। तो लाहौर के खानों के बारे में आप क्या खाने? देसी फूड आपको पता है लाहौर के वैसे मशहूर फूड देसी फूड ही हैं, और लोग यहाँ पे बहुत लाइक करते हैं। फॉरनर के लिए स्पेशली सब रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू नए हुए हैं, क्योंकि फॉरनर आपको पता है ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, उनके लिए एक सेपरेट मेन्यू है, और लोकल मेन्यू जो हमारे दूसरे बने हुए हैं वो सेपरेट है। लेकिन फूड, देसी फूड लाहौर का आउट क्लास का है, नो डाउट। आपको क्या पसंद है खाने में? देसी फूड माई फेवरेट। देसी फूड में क्या? देसी फूड में लाइक आप कर लें, बारबेक्यू कर लें, कढ़ाई कर लें, हंडी कर लें, ये देसी फूड जो है ना ये बड़े आउट क्लास के, और ये टिपिकल है। मेन चीज़ है कि ये टिपिकल है। वो चाइनीज़ में फूड स्ट्रीट में डेली लोग आते हैं या वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है, या डेली नहीं, यहाँ पे मामूल है। कोई नहीं है कि वीकेंड पे आएंगे
या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे डेली रश होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा क्लाइंट यहाँ पे फूड स्ट्रीट को टच कर रहा है। जी बिल्कुल, ये थे सरदार इजाज़ जो कि फ़ूड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और उनका कहना है कि यहाँ पे हर रोज़ ऐसे लगता है कि छुट्टी का रोज़ है और लोग सिर्फ यहाँ पे खाना खाने आते हैं। सर आपकी क्या पसंदीदा डिश है? मेरे सिंस मैं लाहौरिया हूँ तो मुझे बहुत सारी जो देसी फूड है वो पसंद है, स्पेशली करेले। और जब हम यहाँ पर आते हैं फूड स्ट्रीट आते हैं तो फोर्ट विस्टा जो है इज़ द डेस्टिनेशन फॉर अस, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले 10 साल से आ रहे हैं एंड इट इज़ ऑलवेज़ आई विल रिकमेंड एवरीवन कि वो यहाँ पर आएँ, फोर्ट विस्टा आएँ, क्योंकि इनकी फ़ूड का जो टेस्ट है वो हमेशा एक जैसा रहता है एंड दे उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत अमेजिंग है। सो दे सर्व ऑलवेज गुड, जायके पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और जिस तरह से बात करते हैं तो उससे दिल करता है कि हम बार बार यहाँ पर आएँ। आप बताइएगा आपको लाहौरी खानों में क्या पसंद है? मुझे लाहौरी खानों में जो देसी खाने हैं हमारे, बिरयानी हो गई, सज्जी हो गई, कोरमा, कढ़ाही, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े की हैं। ख़ास तौर पे ये फोर्ट विस्टा की स्पेशलिटी हैं कढ़ाही तो स्पेशली, और जब भी मैं आई हूँ यहाँ पर मुझे वही टेस्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेबल कि आप देसी फूड पसंद करें क्योंकि ये हमारा कल्चर का पार्ट है। और सिंस आई एम एन एजुकेशनिस्ट और हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उसमें जो हमारी देसी फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हम उससे बचे रहते हैं, जबकि जो हमारी फ़ास्ट फूड और जंक फूड है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हमारी रूटीन लाइफ में भी प्रॉब्लम आती हैं। सो आई विल रिकमेंड एवरीवन स्पेशली यूथ एंड न्यू पेरेंट्स वो अपने बच्चों को ज़रूर जो देसी फूड है उसकी तरफ लेकर आएँ। सो फ्रॉम योर आपके ज़रिए से। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद फैमिली का कहना है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को जो है फ़ास्ट फूड की बजाय देसी खानों की तरफ राग़िब करें ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस दौर की उनसे बचा जाएगा और उनकी सेहत जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।